जय श्री माता जी। सहज योगा NSYS पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। मैं आपका भाई स्वप्निल मोर सिंह, सभी को जय श्री माता जी। आज के इस पॉडकास्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज से हम करियर फोरम इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी युवा शक्ति है उनको अपने करियर में क्या ऑप्शंस चूज़ करना है, हमारे जितने भी स्पीकर्स आने वाले हैं उनकी तरफ से गाइडेंस, एक नेटवर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी और कोई भी फील्ड चूज़ करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके बारे में हम हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनके बारे में ये चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और इस सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले जो हमारे आज के सबसे पहले एपिसोड के गेस्ट है हमारे बीच है आदित्य साहू भैया फ्रॉम मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया सबसे पहले इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहला एपिसोड है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, हमारे जितने भी युवा शक्ति ये एपिसोड सुन रहे हैं। तो भैया कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, श्री माता जी की कृपा है। बहुत बढ़िया। तो भैया शुरुआत करने से पहले जितने भी हमारे श्रोताएं सुन रहे हैं उनको आप बता सकते हैं आपके बारे में? मैं आदित्य साहू मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सामूहिकता में ही बड़ा हुआ हूँ, वहाँ से ही पूरी पढ़ाई हुई है, सब कंप्लीट वहीं से हुआ है। और वर्तमान में मैं मुंबई में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें बतौर इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा हूँ। तो छिंदवाड़ा से ही सारी एजुकेशन की शुरुआत हुई, वहीं कंप्लीट हुई और अब श्री माता जी हमें बाहर लेकर के आए हैं ताकि हम और सीख सकें और शायद सबसे बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और स्वागत है आपका। तो भैया जैसे बताया कि इंटरनल ऑडिट, तो जो आज हमारा सबसे पहला एपिसोड है तो उसमें हम जानकारी लेंगे हाउ टू बिकम CA, हाउ टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भैया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने काफ़ी बार सुना है, काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, तो क्या होता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ब्रॉड डेफिनेशन में यदि बात करें तो एक वो व्यक्ति होता है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर है। CA क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, आपको ट्रेनिंग्स होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स आप जाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम CA बनते हैं। एक CA का मुख्य कार्य क्या होता है कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में हम कहें कि जो भी बिजनेसेस होते हैं उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनका सत्यापन करना कि वो सही हैं या नहीं, ये पावर होता है सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। अलग अलग देशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग अलग शब्दों से जाना जाता है, परंतु कार्य सबका एक ही होता है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो वो सर्टिफाई करने के लिए जो सारी ट्रेनिंग है, जो सारी पढ़ाई है, वही CA है। तो भैया अगर कोई भी युवा शक्ति अगर CA बनने की कोशिश कर रहा है या एक चाह रख रहा है तो क्या क्या पढ़ाई उनको करनी चाहिए? हाउ टू बिकम CA? तो CA का करिकुलम बहुत आसान है। CA करने के लिए आपको 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स पार करने पड़ते हैं। पहला होता है CA फाउंडेशन, सेकंड इज़ कॉल्ड एज CA इंटरमीडिएट और तीसरा होता है CA फाइनल। CA फाइनल क्लियर करने के बाद आप CA कहलाने लगते हैं। और ये सारा एजुकेशन जो है इसके लिए कोई कॉलेजेस नहीं होते हैं, एक सेंट्रलाइज लेवल पर इंस्टीट्यूट है जिसका बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑल ओवर नेशनल लेवल पे और इवन कुछ बाहर के देशों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं सेम डेट। तो भैया जैसे मुझे पता चला कि CA करने के लिए नॉट नेसेसरी आपको सिर्फ 12 के बाद कॉमर्स ही करना है करके, ठीक है? तो बेसिकली एक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है या क्या रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के बारे में? बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए। 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो नहीं किया हो दैट डज नॉट मैटर। इवन 12th भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स से किया हो। तो जैसे मैं खुद का बताऊं तो पहले मैं साइंस बैकग्राउंड में था, बट फिर लेटर ऑन मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में आया 11th-12th में। तो अगर कोई है जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से भी पढ़ाई कर रखी है, आर्ट से पढ़ाई कर रखी है, पर अगर वो CA करना चाहते हैं तो वो हमेशा कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन का भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं और उसके बाद भी आप CA करना चाहते हैं, बिकॉज CA इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन इक्वेलेंट, तो अगर आप उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसे ये भी बाउंडेशन नहीं कि आपकी इतनी ही एज होनी चाहिए, या फिर इसमें कोई रिजर्वेशंस भी नहीं है कि हमें किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होना चाहिए तो हमें बेनिफिट होगा या कुछ भी अंतर पड़ेगा। इट्स जस्ट कि अगर आप देना चाहते हो, कम, वेलकम है, ओपन चैलेंज है, क्लियर करो एग्जाम, टेक योर डिग्री, घर जाओ।
ओके। जैसे आप एमबीए करने वाले हो या लाइक डॉक्टरी करने वाले हो, तो एक यस। एजुकेशन लोन वगैरह होता है, तो अगर किसी को सीए बनना है तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन अवेलेबल है? तो थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा सभी को सुन के, पूरे भारत भर में कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देता है सीए करने के लिए। ऐसी बहुत भ्रांति है कि जिनके पास बहुत पैसा हो वही सीए करते हैं, जबकि इसका उल्टा, जिसके पास पैसा नहीं हो वो सीए ज़रूर कर ले तो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जैसे हम रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो ओवर द पीरियड ऑफ ये जो 5-6 साल का पीरियड होता है सीए करने का, तो हमें 50,000 के करीब इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर देना पड़ता है अलग अलग सालों में, ऑन द बेस्ड ऑफ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा जब भी हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो एक नॉमिनल फ़ीस रहती है 2-2.5 हज़ार रुपये की, वो हमें देना होता है। तो ये तो हो गया खर्चे वाली बात। बट जो हमें स्टाइपेंड मिलता है, जैसे हमने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, उसके बाद सीए इंटर क्लियर किया, तो फिर हम 3 साल किसी सीए फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो हमें स्टाइपेंड मिलता है इट रेंजेस फ्रॉम 2500 टू, अगर आप किसी एमएनसी से कर रहे हैं आर्टिकलशिप, तो इट कैन गो अप टू 30-40,000 ऑल्सो। तो जितना खर्च। तो भैया देखिए, हाल ही में इतने सारे स्कैम चलते हैं, जैसे हम सुनते ही आ रहे हैं कि डोनेशन दे के, अंडर टेबल दे के, क्या कोई एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकता है या लाइक ऐसे कुछ होता है यहाँ पे? तो श्रीमाता जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अभी तक इन सारी चीज़ों से परे है। सीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ओपन चैलेंज है, आप चाहे कोई भी हो, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है, आप उसके भी बच्चे हो, तो भी आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर आप चाहो भी डोनेशन देना तो आप दे नहीं सकते, अगर आप चाहो भी रिजर्वेशन का कुछ फ़ायदा लेना तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स मैटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, और इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो द वन हु इज़ कैपेबल विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है सीए एग्जामिनेशन के लिए, करेक्ट? तो क्या ज़रूरी है इतना मेहनत करना, और क्या मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या मिलता है, तो ऑब्वियसली जब कुछ मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे जैसे भाई बहन जो सुन रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं कि जब हम सीए करते हैं तो सीए से जो सबसे बड़ी चीज़ पहले हमें मिलती है वो है रिस्पेक्ट, कि एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन सोसाइटी में हमें मिलती है, क्योंकि हम एक ऐसा लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं जहाँ पे हमें कोई और सहारा नहीं है सिवाय हमारे टैलेंट के। हम्म, दूसरी बात जो हमें इसमें मिलती है सीए में वो है इंडिपेंडेंस, कि हम कोई भी पढ़ाई जब करते हैं तो हमें एक जॉब के लिए अक्सर जाना पड़ता है। तो सीए के बाद यू हैव एवरीथिंग ओपन, कि आप चाहो आप कहीं जॉब कर सकते हैं, आप चाहें किसी गवर्नमेंट कंपनी में जा सकते हैं, या हम चाहें तो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर हमारा मन है तो हम रोज़गार करें, हमारा मन है तो हम रोज़गार दें। भैया काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, तो इसके ऊपर थोड़ा और हाईलाइट करेंगे। जैसे आपने बताया कि जॉब या लाइक खुद की प्रैक्टिस, तो देखा जाए तो हाल ही में लाइक स्टार्टअप कल्चर काफ़ी चल रहा है इंडिया में। Yes. तो सभी को खुद ना खुद कुछ को करना है, ठीक है? जैसे आपको हाल ही में बता दूं, जो शार्क टैंक इंडिया है, तो उसमें जो 2 जूरीज है Yes. वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसा माना गया है कि जो प्रोफेशन सीए होते हैं उनको काफ़ी सारी नॉलेज होती है हाउ टू रन अ कंपनी। तो व्हाट इज़ योर सजेशन टू अ न्यू युवा शक्ति? तो आई विल गो विद द एग्जांपल ऑफ बाबा मामा। मैंने उसी कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिस कॉलेज में बहुत बाबा बढ़िया मामा भैया। थे, नागपुर का हिस्लॉप कॉलेज। तो बाबा मामा ने जब सीए कंप्लीट किया तो बाबा मामा पहले जॉब में गए और फिर उसके बाद उन्होंने नागपुर में खुद की प्रैक्टिस शुरू की। तो आज जब एक पूरा कुछ समा सा बन चुका है कि हमें खुद का कुछ करना है, खुद का नाम कमाना है, तो सीए उस मामले में हमारी बहुत सहायता कर सकता है। सहायता एज इन सेंस कि जब हम सीए की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तो हम सीख रहे होते हैं हर एक चीज़, जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, या फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, जितनी भी फाइनेंस है, जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है वो सब कुछ हम सीख रहे हैं। परंतु सीए कंप्लीट करने के बाद जो हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये मल्टी फोल्ड हो जाती हैं। ऑपरेशन से लेकर के कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 10 साल जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ जॉब करी है, इट इज़ के 10 साल मैंने सीखा है। तो ये सीए में आपको बहुत अच्छा है कि आप किसी भी फील्ड में एंटर करें, सीए होने के बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो भैया अपने बाबा मामा की बात की, तो इस बाबा मामा द रियल मोटिवेशन फॉर यू टू बिकम सीए, या कोई और वजह थी? सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारी श्री माता जी रही हैं, कि श्री माता जी ने हमेशा हमें हर जगह सहायता करी। वो काम जो असंभव था वो काम भी उन्होंने करके दिया, हमारा आत्म साक्षात्कार। तो जब वो हमें आत्म साक्षात्कार दे सकती हैं तो हमारा ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को भी वो प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे। विश्वास हमेशा रहा जो हमें
उस राह पर आगे लेकर के गया। और एक वो खुशी कि श्री माता जी की कई बार स्पीचेस में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि माँ सीए के बारे में कहती हैं कि अरे वो तो सीए हो गए। तो हमें भी वही था कि सहयोग हम कर रहे हैं और हम भी सीए हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो आई कैन से यू आर सीए बाय ब्लेसिंग्स, नॉट या विद एन एक्सीडेंट। या डेफिनेटली। अच्छा, तो भैया जितने भी हमारे युवा शक्ति देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या चीज का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा? अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम सीए करें। दूसरी बात ये है कि अगर हमें जीवन में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो वन कैन रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपने सीए किया है तो घर पे दाल चावल सब्जी रोटी की कभी कमी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है खुद से कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, तो सीए आपके लिए है। बढ़िया। भैया एक सवाल और एक था, जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे तो अक्सर देखा गया है कि जितने भी युवा शक्ति आजकल के हैं वो जल्दी से कुछ ना कुछ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम्म। तो जैसे आप एक एक्टिव युवा शक्ति है, ठीक है, तो आपने भी काफ़ी सारे सेमिनार्स ये वो अटेंड किए थे, तो किसी ने आपको बताया था कि आपको सीए ये अच्छी प्रोफेशन है? आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे बिसाइड्स द स्टोरी जो आपने बताई थी? अच्छा, तो एक थोड़ी सी लंबी कहानी बताता हूँ शॉर्ट में कि जब भी हम 10th में थे तो 10th में हमेशा होता है कि आप आगे क्या करोगे, कहाँ जाना है। तो एक भैया थे जो दूसरी एक बड़ी कलेक्टिविटी में थे, क्योंकि हम टियर 3 सिटी से हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना है। जैसे घर पे भी कभी ऐसा माहौल नहीं रहा कि हमें बहुत सारा दुनिया के बारे में पता हो। हमेशा से एक पढ़ाई का माहौल ज़रूर रहा है, परंतु बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसका नॉलेज नहीं था। उनसे बात हुई भैया से, तो उन्होंने बताया कि हमारी युवा शक्ति एक है यहाँ पे हमारी कलेक्टिविटी में, उसने ये सीए कर रखा है, बड़ा रिस्पेक्टफुल जॉब है, लोग बहुत बातें सुनते हैं फिर तुम्हारी, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो मोटिवेशन था कि भाई सहयोग प्रचार के लिए जाते हैं तो कोई भी अपने को यूं ही ना हकाल दे, परंतु लोग जब जाओ तो लोग सुने सामने से। तो उन्होंने कहा कि सीए करना है, परंतु सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया। उसके पीछे माता जी हमारे इतना बड़ा सोर्स है जो हमें हर फैसला लेने में मदद करती हैं। तो एग्जैक्टली। बहुत आसान सी चीज़ है, दोनों हाथ खोलना है और माता जी को पूछना है कि माता जी हम ये करें कि ना करें। अगर हमें वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि माता जी की हमें अनुमति है और माँ हमारी इस चीज़ में सहायता करेंगी, तो फिर तो हम शेर हैं, जो भी होगा हम सब कर लेंगे। सही बात है, हम तो श्री माता जी के शेर है। तो भैया ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई, बट देखिए कैसा होता है, कुछ भी आप कोई कोर्स करो, कोई पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही है, कठिनाइयाँ आती ही है। तो डेफिनेटली आपके राह में भी ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई होगी, राइट? बट हम सहयोगी है तो ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि लाइक चलो हम सहयोगी है तो हमारे बीच कुछ चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, बट डेफिनेटली जो चैलेंजेस आते हैं वो उसको हम अच्छी तरह से फेस कर पाते हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस के बीच में आपके साइड में कौन से चैलेंजेस आए थे? बहुत सारे चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज तो पर्सनैलिटी का, क्योंकि एक जो पर्सनैलिटी थी कि कभी भी ज़्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं थी, ऐसा था कि हाँ माँ की ब्लेसिंग है, हो जाएगा। तो एक तो वो था कि पढ़ाई करने ज़्यादा देर बैठा नहीं करते थे, ऐसा लगता था कि अभी आधे घंटे भी पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने बैठे तो समझ में आया कि नहीं, ये रवैया जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक हो जाएगा आगे। तो पहला चैलेंज तो यही था कि डिज़ायर पावर की कमी थी, और उस पावर, क्योंकि वो डिज़ायर ही नहीं थी तो एक्शन भी नहीं हो पाता। तो माता जी ने अपनी अनंत कृपा में हमें सँभाला और वो सारी हमारी लेफ़्ट राइट को ठीक किया कि भी डिज़ायर है पढ़ने की, और उसके बाद आप एक्शन में वो चीज़ों को इंक्लूड कर पाओ कि पहली बात तो मैं 12-13 घंटे या 16 घंटे में पढ़ पाऊँ, और दूसरी बात वो चीज़ को मैं सस्टेन कर पाऊँ ओवर द मंथ्स, सालों तक इस तरीके से पढ़ाई मैं कर पाऊँ। तो वो चीज़ माता जी ने सँभाली। इसके अलावा एक चीज़ थी कि थोड़ा चंचल चित्त होता है, करेक्ट। तो याद कैसे रखें चीज़ों को। क्या होता है ना कि जैसे जब हम आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एमबीबीएस की पढ़ाई, तो हमें वो चीज़ें दिखती हैं, होती सही हुई, बात है। हमने बचपन से देख रखी होती हैं। सीए में क्या होता है ना कि कोई आपसे बात करे कंपनीज एक्ट, या कोई आपसे बात कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको पता ही नहीं ये होता क्या है। तो वहाँ पर ना लिंकिंग नहीं बैठ पाती कि याद कैसे रखूँ मैं ये सब। तो माता जी बहुत गाइडेंस देती हैं हमें जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। तो मेरे साथ ये होता था कि चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं, मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें पढ़ ली हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं पाए, परंतु पढ़ने के बाद जब अगली बार बुक खोली तो ऐसा लगता था ये मैंने ही पढ़ी है या कोई और पढ़ गया। तो ऐसा गाइडेंसेस मिलता रहा माता जी का कि कैसे पढ़ाई करना है, चार्ट्स बनाना है। बहुत सुंदर तरीके से सारे चार्ट्स हमने बनाए। जो हमारी मोटी-मोटी बुक्स होती थी उनको बड़े-बड़े जो पेपर के चार्ट्स रहते थे उनमें उकेरा, और वो चार्ट्स को रूम पे टांग रखे ताकि मल्टीपल रिवीजन हो। जब भी रूम पे घुसूँ तो रूम पे मेरे चार्ट्स टंगे हुए रहते थे, और उनमें मैं देख कर के कि हाँ इनकम टैक्स में ये है, जीएसटी में ये है, कंपनीज एक्ट में क्या बात करती है। तो जो टफ टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट कर दिया, तो बार-बार वो हाईलाइटेड चीज़ें दिखती थी। ओके।
ऐसे मल्टीफोल्ड चीज़ें रहीं फिर, जैसे कि पढ़ाई के लिए बैठ नहीं पाना, तो श्रीमाता जी का बताना कि वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। करेक्ट करेक्ट। तो वॉकिंग करना शुरू करी, तो धीरे धीरे जो बॉडी है वो थोड़ी सी लूजन अप हुई और ज़्यादा देर बैठ पाए। ऐसे चैलेंजेस मल्टीफोल्ड है, और मेरे ख्याल से ये जो हमारा पॉडकास्ट का सेशन है ये दिनों में चला जाएगा अगर हम वो सारी चीज़ों की बात तो करें। भैया सॉरी टू इंटरप्ट, बट देखिए जैसे चैलेंजेस की बात आती है तो लाइक मैं हमेशा जो भी युवा शक्ति से मिलता हूँ तो उनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक मिराकल स्टोरी डेफिनेटली बता देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है उनका फेथ और बढ़ता है, और फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग Yes. इन सहज योगा। तो इसी चैलेंजेस के बीच में एनी मिराकल स्टोरी यू वांट टू शेयर? 2017 की बात है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण हुई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि अब सीए छोड़ना ही बेहतर है, अब नहीं करते हैं। तो ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट? तो इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्ट्स, बट इट्स अबाउट कि परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि ऐसा लगा था कि अभी जॉब करना पड़ेगा, कि अभी छोड़ दूं क्या सीए, तो कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं। तो श्रीमाता जी की तरफ से जवाब आया वाइब्रेशंस में कि कंटिन्यू करो, तो मुझे लगा शायद मेरी इच्छा थी इसीलिए, कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा। तो और भी लोगों को बोला चेक करो, सबका सेम रिप्लाई कि सीए कंटिन्यू करो। तो मिरेकल ये कि एक ऐसी चीज़ जो जब आपके पास सपोर्ट की थोड़ी सी कमी आपको महसूस होती है जीवन में सही कि यार बात है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आज ही जॉब करना है, कल ही जॉब शुरू करनी है, उस टाइम पे भी श्रीमाता जी बखूबी पूरे परिवार को संभालती हैं। वो पैसा देती हैं, खाना देती हैं, हर चीज़ देती हैं, हमें संभालती भी हैं। और दूसरी बात, हमें वो सहायता देती हैं कि हम वो मोटिव को अचीव कर पाएँ। तो कंटिन्यू किया, तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल रहा कि वो डिग्री आज पास में आ गई। एक दूसरा मिरेकल जो था, जो मेरे ख्याल से मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और जिन्होंने आगे जीवन में कुछ भी अचीव किया है सहयोग के थ्रू, हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है कि श्रीमाता जी हमारा पर डे एक मिरेकल बना देती हैं। हमारे लिए पर डे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम जैसे डेली कहीं ना कहीं अटकते थे, कोई ना कोई टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो श्रीमाता जी तो जानती हैं कि बेटा अभी जीएसटी नहीं पढ़ पा रहा है, तो कैसे हेल्प करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्पीचेस सुन रहे हैं, तो स्पीच में हमें वो चीज़ समझ में आ रही है, या कई बार हम कोई चीज़ को मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रीमाता जी हमें ऐसे ट्रिक्स बता देती हैं जिससे हम मेमोराइज़ करें। तो पर डे हमें ऐसा लगता था कि क्योंकि सीए में कॉलेजेस नहीं होते हैं, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, या आप डायरेक्टली टीचर्स को नहीं मिल पाते हो, हम वीडियो बराबर। रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं यूजुअली। तो ऐसा होता था कि किसको पूछूं मैं ये कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई सहायता चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या श्रीमाता जी की कृपा में हम रहते हैं, तो श्रीमाता जी हमें पल पल वो सिखाती हैं। पूरे दिन भर हमें ऐसा महसूस होता है कि माँ मुझे जानती है, माँ मेरे साथ पढ़ाई में मेहनत कर रही है। तो जब रिजल्ट भी आता है ना, तो ऐसा अकेले को नहीं लगता है कि मेरा रिजल्ट है, इट फील्स जस्ट लाइक कि श्रीमाता जी तो आपका है। भैया एक चीज़ नोटिस की गई है, क्योंकि अक्सर देखा गया है आजकल की जो युवा शक्ति है और उनके पेरेंट्स भी, तो युवा शक्ति यूजुअली दिखती नहीं सेंटर में। सेंटर तो छोड़िए, पूजा में भी आजकल दिखती नहीं। कभी कभी कोई सिर्फ लोग पूजा में आते हैं, बट आपको हमने देखा है काफ़ी सारे प्रचार प्रसार में और काफ़ी सारे एक्टिव जो भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमने आपको फोर फ्रंट पे देखा है। तो ये जो चीज़ें होती है, पढ़ाई प्लस आपकी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इसको आप कैसे बैलेंस आउट करते हो? और जितने भी युवा शक्ति सुन रहे हो उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हो? तो अगर हम बैलेंस नहीं रखते हैं तो हमारी जीवन की गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, बट ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आज जो हम युवा शक्ति फेज में होते हैं, तो कोई होते हैं जिनको पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा आनंद आता है, कोई होते हैं जिन्हें दोस्ती ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई होते हैं जो सिर्फ सहयोग में सिर्फ बंधन लेने का ही काम करते हैं, उसके अलावा बाकी माँ संभाल लेंगी। तो हमारी जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है ना, हमें इनको बैलेंस में लेकर के आना है, तो ही हम आगे जा सकते हैं ना। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग था, मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो अलग थी कि हम सिर्फ सहयोग प्रचार के कार्य के लिए भागते थे, सहयोग के कार्यों के लिए भागते थे, कि बचपन से सुन रखा था कि माँ तो सब संभाल लेंगी, तो पढ़ाई नहीं करते थे। वहीं कुछ हमारे ऐसे दोस्त थे जो सिर्फ पढ़ाई करते थे, सहयोग के कार्यों में नहीं आते थे, कि मुझे पढ़ाई करना है, अगर मैं 10 मिनट भी सेंटर जाऊँगा तो मैं एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँगा। तो ऐसा होता था कि वो जो 1-1.5 घंटे का सेंटर का टाइम होता है ना, तो वो हमें रिजुविनेट कर देता है, पूरे हफ्ते भर आगे पढ़ाई करने का मौका देता है। श्रीमाता जी की स्पीच में हमने हमेशा जाना है कि अगर हमारा स्पिरिचुअल असेंट है तो ही हमारे पास लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स है। वंस द स्पिरिचुअल असेंट कम्स, एवरी ब्लेसिंग कम्स, चाहे वो फैमिली की हो, एजुकेशन की हो, मनी की हो, करियर की हो। आज बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने सीए करने के बाद भी, एमबीबीएस करने के बाद भी, दे आर नॉट हैविंग जॉब। तो ऐसा क्यों कि सहयोगियों के पास इतने सारे जॉब्स हैं, उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल असेंट है। तो जो युवा शक्ति ऐसा सोचा करती हैं, या जैसे हम भी सोचा करते हैं कि मैं अगर सेंटर जाऊंगा तो 1 घंटा मेरा चला जाएगा, उसमें मैं कितनी पढ़ाई कर लूंगा। हमें बात जान लेनी चाहिए कि वो 1 घंटे में जाके मेरी सर्विसिंग ही होने वाली है, और अगर मैं वो 1 घंटे जाकर के सेंटर अटेंड करके आ जाऊंगा, या मैं 3-4 घंटे पूजा अटेंड करके आऊंगा, तो मेरी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक मैं टोनी स्टार्क हूँ या मैं आयरन मैन हूँ, तो मैं सेंटर जाके आयरन मैन हो जाऊंगा। एग्जैक्टली।
आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात बताई। तो जितने भी हमारे युवा शक्ति सहयोगी और जितने भी नॉन सहयोगी अगर सुन रहे हैं, अगर आपको भी ये स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय करना है, सहयोग क्या है, सहयोग के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारे नीचे जो आप देख रहे हो टोल फ्री नंबर 1-800-2700-800, ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको अधिक से अधिक जानकारी आपके नज़दीकी सेंटर सहयोग क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। भैया, जैसे युवा शक्ति की बात ही चल रही है, ठीक है, तो देखा गया है कि यूजुअली जो सोशल मीडिया और जो काफ़ी सारे यू नो हर एक चित्त में उनको जो डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं, तो आज आप एक युवा शक्ति को देखो कि पूजा में भी वो पूजा होने के बाद सीधा उसकी मुंडी नीचे मोबाइल में ही पड़ा हुआ रहता है। कुछ फ्री टाइम मिला तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज ये वो। तो जो भी हमारे युवा सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या चीज़ का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा? जब हम सहयोग में रहते हैं, हम सेंटर जाते हैं, हम प्रचार प्रसार में एक्टिव रहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारा कार्य ये है सहयोग प्रचार प्रसार करना, तो हमारे जीवन में हमेशा एक आनंद के पल बने रहते हैं। और सोशल मीडिया, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 5 मिनट का अगर ब्रेक लेना है तो मैं सोशल मीडिया चला लूँ, कहीं ना कहीं मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ। परंतु उसके बजाय जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हम जब सहयोग के कार्यों में एक्टिव रहते हैं, हम वीकली सेंटर्स अटेंड कर रहे हैं, 1 बार अटेंड किया, 2 बार, 4 बार, इट डज नॉट मैटर। इट इज व्हाट मैटर्स इज कि हम कितना रेगुलर हैं। रेगुलर। हम सहयोग प्रचार प्रसार में रेगुलर हैं, फूड सोकिंग में रेगुलर हैं, हम शू बीटिंग में रेगुलर हैं, माता जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि माता जी हमसे ये नहीं हो रहा है, अपने डेली अपडेट्स दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें, जो जो भी चीज़ें, मतलब जो हमारा पहला भी सेशन हुआ था युवा एम्पावरमेंट सेशन, करेक्ट। उसमें जो जो चीज़ें बताई थी वो एक एक चीज़ मोती की तरह है। अगर हमने वो सब पालन किया है तो हमारे जीवन में ना एक वो तरोताज़ा, एक वो आनंद का पल हमेशा बना रहता है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर सहयोगी। और मैं हमेशा ना ये प्रश्न पूछा करता हूँ लोगों से कि वो लोग जो सहयोगी नहीं, वो जीवन कैसे जी रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सहयोग के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। सही बात है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हटाना बहुत आसान है, सहयोग के कार्यों में हम एक्टिव हो जाएं। मैं खुद भी बहुत लंबे टाइम तक सोशल मीडिया से ऑफ रहा और अभी भी मैं उसमें एक्टिव रहता हूँ, बट नॉट दैट मच एक्टिव। इट्स जस्ट कि हाँ, हमें रहना है, बट हम सहयोगी उसके गुलाम नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी भैया। ये गुलाम की जो बात है श्री माता जी ने भी काफ़ी सारे स्पीचेस में बताई है। तो भैया, जो भी युवा शक्ति सुन रहे हैं, जो भी हमारे श्रोताएं सुन रहे हैं, तो क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो? माता जी की अगर कृपा है आपके ऊपर, उनकी अनुमति है कि आप सीए बने, तो निश्चित रूप से आप हो जाएंगे। वो फेथ हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। तो पहला जो मूल मंत्र है वो है फेथ। yes. कि पहला तो खुद पर विश्वास कि मैं कर लूँगा, दूसरी बात माँ पर विश्वास कि माँ फुल कैपेबल है, वो मुझे बना देंगी। तीसरी चीज़ की बैलेंस होना चाहिए कि मैं पढ़ाई, सहयोग, मेरी जिम्मेदारियाँ घर परिवार की जो भी हैं, उन सब का मैं प्रॉपरली निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ। अगर ये चीज़ ध्यान में है तो फिर जब हम स्वयं के गुरु हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, सीए हम बन जाएंगे। इसके अलावा नियमित रूप से अभ्यास का ऐसा है कि मल्टीपल रिविजन्स हम करें, और अलग अलग रिविजन से, जैसे पहली बार जब हमने पढ़ा है तो पहली बार पढ़ने से हमें चीज़ें पता चलती हैं कि टॉपिक्स में क्या है। जब हम उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें जो काम की, कितनी चीज़ें सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दी हुई हैं, तो हम उन्हें हटा सकते हैं। हमारा कंटेंट शॉर्ट करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ उस दिन मेरे पास वो मटेरियल रेडी होना चाहिए जिसमें हर एक चीज़ मैंने मोती की तरह उठा करके सागर में से रख लिया। तो मल्टीपल रिवीजन, जैसे फर्स्ट रिवीजन में जान लिया क्या है, सेकंड रिवीजन में हटा दिया क्या ज़रूरी नहीं है, थर्ड रिवीजन में जो जो काम का है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में हाईलाइट कर लिया, फोर्थ रिवीजन में हमने जो जो हाईलाइट किया है उसको याद कर लिया, और फिफ्थ रिवीजन में जो याद किया है उसको वापस मेमोराइज कर लिया। इससे मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे, माँ के ऊपर फेथ रखेंगे तो डेफिनेटली सीए हो या कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, वो सब कुछ हो सकता है। बहुत सुंदर बात बताइए भैया। जो फेथ के बारे में श्री माता जी ने बताया, द फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन श्री माता जी एंड फेथ ऑन परम चैतन्य। तो आई थिंक परम चैतन्य टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप प्रचार में बिजी रहते थे, भले आप पढ़ाई भी करते थे, लेकिन परम चैतन्य यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। भैया, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे यही पूछनी थी, तो अगर मैं सीए बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक मेरा दिनचर्या क्या होना चाहिए? व्हाट्स द स्टडी प्लान, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर व्यक्ति, क्योंकि माता जी की कृपा में यूनिक है, तो हमारे सबके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यूनिक बनते हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि श्री माता जी के साथ हमारा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हर गाइडेंस देने वाली श्री माता जी हैं।
जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्स क्या है, ये सब हम माता जी को बताएँ। मतलब ये क्योंकि मैं सिर्फ़ मेरे जीवन की जितना दुनिया मैंने देखी मैं आपको उतनी बता सकता हूँ। तो मैं एक-एक चीज़ माता जी को बताता था कि माता जी ये एग्ज़ाम है, ये इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट्स में इतने-इतने चैप्टर हैं और ये चीज़ें हैं और हमने ये सुन रखा है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, परंतु जानती आप हैं कि क्या है, क्या नहीं। तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो पहली तो स्ट्रैटेजी हो गई कि माता जी से हेल्प माँगना है हमें और वो हमेशा हेल्प करती हैं, ये चीज़ जानना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुछ भी ऐसे अननेचुरल लाइफ़ नहीं जीनी है कि जैसे हम खुद को एकदम स्ट्रिक्ट कर दें कि अब मैं सिर्फ़ 16 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। मुझे सब चीज़ें हाथों पे चाहिए, तो ऐसा भी जीवन नहीं जीना है। माता जी आपको उस फ़ेज़ में धीरे-धीरे लेकर के जाएँगी, हमें जानना है। परंतु एक नेचुरल जीवन कि हाँ, अगर मुझे अभ्यास करना है तो मैं उसके लिए ट्रुथफुल रहूँगा, मुझे ध्यान करना है मैं उसके लिए ट्रुथफुल रहूँगा, मैं खुद को छलूँगा नहीं। हम्म, दूसरी चीज़ की जो मेरी एक रूटीन थी कि अपनी लाइफ़ में खाने-पीने पे ध्यान रखना है क्योंकि अगर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, खाने-पीने पे ध्यान नहीं है, तो एग्ज़ाम के दिन आप ढेर हो जाओगे, उठ भी नहीं पाओगे, पेन नहीं चला पाओगे, वहाँ जाकर के हृदय इतना कमज़ोर होगा आपका कि आप लिख नहीं पाओगे। खाने-पीने का ध्यान होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हम करते रहें। अष्टांग आसन नहीं करने बट एटलीस्ट चलने तो भी जाएँ, साइक्लिंग कर सकते हैं, जैसे मैं करेक्ट। किया करता था, मेरा काफ़ी माता जी ने गाइडेंस दिया। जब बोर होता है पढ़ने के लिए तो माता जी भी उसके बारे में बताते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने सुन रखा था कि मुझे मूवीज़ का बहुत शौक था, तो ना मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था उस चीज़ के कारण कि मेरी रूटीन में मूवीज़ बीच में घुस जाती थी। फाइनल की पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं मूवीज़ देख रहा हूँ ये नहीं समझ में आता था। तो जैसे माँ ने बताया कि माँ को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था जब वो हमारी एज के थे। तो मुझे समझ में आया कि ये तो हमारा भी शौक हो सकता है। तो हम टेबल पे नॉवेल्स रखते थे कि जब भी 5 मिनट को मूड फ्रेश करना हो तो मैं मोबाइल नहीं उठाऊँगा, बट मैं नॉवेल्स उठा लूँगा। तो मैं 5 मिनट वो पढ़ सकता हूँ या गार्डनिंग कर सकता हूँ। तो ऐसी जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ हमें पता चलेगा, सिर्फ़ एक ही की है उस चीज़ के लिए कि वो है ध्यान। स्वयं के प्रति पूर्ण सत्यता, डायरी लिख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। खुद को गिल्टी ना मानें, अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आता है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये जीवन में एक नया मौका दिया है इस माता जी ने सुधरने का, बहुत बढ़िया। बजाय डिप्रेस्ड होने के और सहयोग के कार्यों में निरंतर हम एक्टिव रहेंगे, तो सब कुछ हम तक फ्लो होता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, आपने हमारी युवा शक्ति को गाइडेंस दिया। डेफिनेटली श्री माता जी इज द वन हु गाइड अस फॉर एवरीथिंग। जितने भी हमारी युवा शक्ति है उनको और एक बताना चाहता हूँ कि आदित्य भैया का कबेला इटली में भी मैच हुआ है। तो अभी दिवाली, आने वाली दिवाली पूजा में 2024 में उनकी शादी भी हो रही है, सहज मैरिज। सो भैया, बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू। Thank you so much, Bhaiya, for coming today or guiding our all the युवा शक्तिस about how to become a CA. Thank you so much. जय श्री माता जी। आपने जैसे देखा कि ये पॉडकास्ट जो है ये पूरे युवा शक्ति के लिए करियर फोरम रिलेटेड रहने वाला है। तो आज हमने पता किया कि हाउ टू बिकम अ सीए। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम बातें करने वाले हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कैसे कंसंट्रेशन से ध्यान देना है, इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। आपको अगर लगता है कि ये एग्जाम के बारे में भैया आप बताइए, तो उस हिसाब से हम स्पीकर्स की अरेंजमेंट करेंगे। तो जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट सेशन आपको किसके बारे में चाहिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपकी युवा शक्ति है जो सीए की एग्ज़ाम या प्रिपरेशन में बिजी है या लाइक करना चाहते हैं तो उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए। सभी को जय श्री माता जी।